हर्षद मेहता स्कैम इतना बड़ा स्कैम था कि उसको आज के पर्सपेक्टिव में, आज के नंबर्स के साथ अगर देखें तो ओवर 24,000 करोड़ का ये स्कैम था, जो कि नीरव मोदी प्लस माल्या के स्कैम से भी बड़ा था। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कैसे एक गुजराती 40 रुपीज पॉकेट में रख के आता है और पूरे देश को इन्फ्लुएंस करता है। उसने जब इंटरेस्ट दिखाया स्टॉक मार्केट में तो 1980s में प्रसन्न पंजीवनदास के एज अ ब्रोकर उसने काम किया। इसके बाद उसने काफी ब्रोकरेज फर्म्स के लिए काम किया और एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने के बाद खुद का ब्रोकरेज ओपन किया जिसका नाम था ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। और 1990s तक उसकी वैल्यू इतनी बढ़ चुकी थी कि उसको स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन बोले जाने लगा। ईयर 1991 इंडियन इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन ईयर था जिसके लिए आज हम बहुत ग्रेटफुल हैं। पब्लिक सेक्टर ने बढ़ते हुए कंपटीशन को फेस किया और इन पर दबाव डाला गया था टू डिस्प्ले प्रॉफिटेबिलिटी इन एनवायरनमेंट, क्योंकि इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट से फंड ज्यादा आएगा। शेयर मार्केट ने मार्च 1992 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 4500 पॉइंट्स को टच किया था। लेकिन लिबरलाइजेशन इसका अकेला रीजन नहीं था, ये वो पीरियड था जब फंड्स की डिमांड इंक्रीज हुई थी और बैंक्स पे प्रेशर डाला गया था अपनी बॉटम लाइन को इंप्रूव करने के लिए। बैंक्स को गवर्नमेंट फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड्स की जरूरत होती है और बैंक्स इनको इशू करता था इस एम के साथ कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। इन बॉन्ड्स के थ्रू $1 मिलियन के बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए जाते हैं और इन बॉन्ड्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये बैंक्स की डिमांड और टाइम लायबिलिटीज पर डिपेंड करता है। 1990s में बैंक्स को जो मिनिमम थ्रेशोल्ड रखना था बॉन्ड्स को मेंटेन करने के लिए, वो मिनिमम थ्रेशोल्ड था 38.5% और ये मिनिमम परसेंट जो है वो SLR कहलाता है। बैंक्स में यूजुअली फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, CRR है, SLR है, ये घटता बढ़ता रहता था अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इकोनॉमी। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट बॉन्ड होल्डिंग्स को बढ़ाना पड़ता था, लेकिन फुल कन्वेंशनल प्रोसेस की जगह इन्होंने RFD का इस्तेमाल किया। एक नया सिस्टम रेडी फॉरवर्ड डील, ये एक वे था, एक बहुत अच्छा वे था शॉर्ट टर्म लोन के लिए। ये एक 15 दिन का शॉर्ट टर्म लोन होता था जो एक बैंक दूसरे बैंक को दिया करता था और इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स कोलेटरल हुआ करते थे और एक्चुअल बॉन्ड ट्रांसफर की जगह इसमें BR का इस्तेमाल किया जाता था जो बैंक रिसीट्स हुआ करती थी। रेडी फॉरवर्ड डील एक तरीके की बाइंग और सेलिंग वाली प्रोसेस थी, इसमें कोई भी एक्चुअल ट्रांसफर सिक्योरिटी नहीं थी। क्या अलाउड था BR को यूज करना? RBI ने एक सेटअप किया था, एक पब्लिक डेट ऑफिस फैसिलिटी, जिसमें वो एज अ कस्टोडियन, मतलब ये बॉन्ड की रखवाली करने के लिए इन्होंने एक फैसिलिटी बनाई। RBI कहता था BR यूज मत करो, लेकिन क्योंकि मेजोरिटी ऑफ बैंक्स थे वो इसके पब्लिक डेट ऑफिस फैसिलिटी के अगेंस्ट में थे, BR को यूज कर रहा था और वो एग्जिस्टेंस में था, RBI को इसके बारे में मालूम भी था और RBI ने कहा कि अगर ये सिस्टम वर्क कर रहा है तो तुम मेरे सिस्टम को फॉलो मत करो। यहाँ पे ब्रोकर्स क्या गेम खेल रहे थे? RFD सिस्टम, रेडी फॉरवर्ड डील में ब्रोकर का काम था दो बैंक के बीच में डील कराना और इनका काम यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था। बट अब बैंक्स डायरेक्ट सिक्योरिटी ब्रोकर्स को देने लगे थे और ब्रोकर सक्सेसफुल अपने काम में सक्सेसफुल हो गए थे कि दो बैंक्स जिनके बीच में डील हो रही है उनको ये भी नहीं पता होता था कि हमारे किस बैंक के साथ डील हो रही है। यहाँ पे ब्रोकर्स डायरेक्ट डील कर रहा था बैंक्स के साथ, मतलब पहले वाले बैंक को ये नहीं पता होता था कि दूसरे वाले बैंक जिसके साथ डील हो रही है वो बैंक कौन सा है। हर्षद मेहता भी रेडी फॉरवर्ड डील का ब्रोकर था, ये भी दो बैंक के बीच में डील करवाता था, लेकिन ए बैंक को ये नहीं पता होता था कि बी बैंक की आइडेंटिटी क्या है। इन लूप होल्स का फायदा हर्षद मेहता ने उठाया, वो एक बैंक से सिक्योरिटी लेता, दूसरे बैंक से ये पैसा लेता और उसको होल्ड कर लेता। दोनों बैंकों को ऐसा लगता था कि दोनों इस इल्यूजन में रहते थे कि हर्षद मेहता हमारे लिए एक अच्छी डील को ढूंढ रहा है और जो पैसा वो होल्ड करता वो उसको स्टॉक मार्केट में लगा देता था और जब वो बैंक वापस उससे पैसा मांगती तो वो तीसरे बैंक के पास जाता और तीसरे बैंक से पैसा लेके पहले वाले बैंक को दे देता था। इस तरीके से इसने रेडी फॉरवर्ड डील की एक चेन बना दी थी। ये कर करके ये इतना पैसे वाला हो चुका था कि लोग इसकी कंपनी में आते जिनको भी शेयर खरीदना या बेचना होता था। ग्रोमोर कंपनी जो थी, हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में इतना इन्वेस्टमेंट किया कि उसका परसेंट जो था वो 4400 पे पहुंच गया और जैसा ये ऊपर जाता तो ये सारे शेयर्स को बेच के प्रॉफिट कमा लेता था। इसने ACC के स्टॉक को 200 से 9000 पहुंचा दिया, मतलब 200 इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न में आपको 9000 मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सी कंपनीज थी जैसे अपोलो टायर्स हुआ, रिलायंस हुआ, हीरो होंडा हुआ। सुचिता दलाल जो थी उन्होंने इनकी लग्जरियस लाइफ देखी, इन्होंने वो कार्स इनके पास देखी जो मुंबई के अमीरों का सपना हुआ करती थी, तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू करी और उन्होंने एक्सपोज किया इसको कि ये जितना भी पैसा बैंक से लेता है वो अपने पास होल्ड करके रखता है और फिर स्टॉक मार्केट में लगा देता है। और जब CBI ने इन्वेस्टिगेशन करी तो नवंबर 1992 में इसको अरेस्ट कर लिया गया और पूरा मैटर सामने आया। लेकिन ये इतना बड़ा नाम बन चुका था जब तक कि इसने देश के सबसे बड़े वकील राम जेठमलानी को हायर किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली इस बात को कहा कि प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव को इन्होंने 1 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी। मतलब इस स्कैम के पीछे जो इसके पीछे जो सपोर्ट था, जो हाथ था, वो PV नरसिम्हा राव का था, लेकिन इस चीज को इग्नोर करा क्योंकि कोई एविडेंसेस नहीं मिले थे। Money was paid to the Honorable PV Narasimha Rao, the Prime Minister of India. People don't give human names to a scam, but if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam.
It is a PV Dasma. जैसे स्कैम एक्सपोज हुआ उसके 2 महीने बाद ही स्टॉक मार्केट जो था उसको 1 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान हुआ था। आरबीआई ने कमेटी बनाई जिसका नाम था जनकीरमन कमेटी, और इस कमेटी ने बताया कि ये जो घोटाला हुआ ये 4025 करोड़ का है। और फिर गवर्नमेंट ने परमिट नहीं किया किसी भी ब्रोकर को किसी भी शेयर को बेचने के लिए। और इससे सिर्फ ब्रोकर्स का नुकसान नहीं हुआ, इससे जो इनोसेंट शेयर होल्डर्स थे उनका बहुत नुकसान हुआ। काफी शेयर होल्डर्स ने सुसाइड तक कर ली थी। जब स्कैम एक्सपोज हुआ तो बैंक्स अपने पैसे वापस मांगने लगे, लेकिन लोन बैकिंग के लिए उन्हें मालूम चला कि ये जो बैंक रिसीट्स हैं वो फेक हैं, वो नकली हैं। और जब ये सब हुआ तो विजय बैंक के जो चेयरमैन थे बीबी शेट्टी, उन्होंने सुसाइड कर ली। सितंबर 1999 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको दोषी ठहराया और 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन 31 दिसंबर को क्रिमिनल कस्टडी में इनको कार्डियक अरेस्ट की वजह से एट द एज ऑफ 47 इनकी वहां पे डेथ हो गई। लेकिन क्या एक अकेला आदमी इतना बड़ा स्कैम कर सकता था जो पूरे देश को इन्फ्लुएंस करे बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के? और पीएम का नाम लेना क्या इतना आसान था जो हर्षद मेहता और उनके लॉयर ने ओपनली बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्राइम मिनिस्टर पर एलिगेशंस लगाए थे? तो क्या एक अकेला आदमी इतना बड़ा स्कैम कर सकता था? तो ये थी हर्षद मेहता की केस स्टडी। कमेंट करके अपना ओपिनियन बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।